आ जाइए सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लोग आरआरबी जेई या एसएससी जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। अब हम ये करेंगे कि आपके लिए टेक्निकल क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाएंगे, जो कि आपकी पर डे क्लास रहेगी, जिसमें आपको 20 से 25 क्वेश्चन डेली आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसके साथ में आपको क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट एसएससी या आरआरबी जेई के एग्जाम को देने वाले हैं, आगे कभी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है। तो अभी जो आप लोग नए नए पढ़े हो, तो आपको ये सब चीज़ें आसान लगेंगी अगर आपने अभी से स्टार्ट कर दिया तो। ठीक है। तो हम लोग ये क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन डेली हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, ये सारे या तो आरआरबी जेई में या एसएससी जेई में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम बना के ये क्वेश्चन ले रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन के नीचे जरूर लिखा होगा कि ये किस एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप अगर जो टेक्निकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैप्टर वाइज आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे क्या करेंगे तो हमने आपको बता दिया है। तो जो लोग इस क्लास को फॉलो करेंगे, उनको निश्चित ही इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। और इसके साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका टेक्निकल में रहेगा मशीन का। और मशीन में आपका जो पहला चैप्टर है वो डीसी जनरेटर रहेगा, याद रखना। ठीक है। तो डीसी जनरेटर आप लोग सभी लोग पढ़ चुके हो, तो उसी पे देखते हैं आप लोग कैसा आंसर देते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा पहले। ठीक है। तो हम फिर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डीसी जनरेटर में ये जो क्वेश्चन होंगे किस बेसिस पे होंगे, उसके वर्किंग के आधार पे होगी, वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पे, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हो सकते हैं, और पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर के पार्ट पे आपको ये सारे क्वेश्चन पहले चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए क्या है। तो देखिए, ये क्वेश्चन का है द मेन पर्पज ऑफ कॉम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर। आप सभी लोग पढ़े होंगे, कॉम्यूटेटर डीसी मशीन में यूज किया जाता है। अब इसका मेन काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, ये आपको यहाँ पूछा गया। मेन पर्पज क्या है। तो ये देखो, सारे क्वेश्चन किसमें आए, ये जितने में भी आए हैं, ये सब में आपको दिया गया है। ठीक है। इतने एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप जानते हो कि डीसी मोटर में या डीसी जनरेटर में कॉम्यूटेटर हम लोग यूज करते हैं। कॉम्यूटेटर का मेन पर्पज क्या है, डीसी जनरेटर में यहाँ पूछा गया है। तो आप याद रखिए, कॉम्यूटेटर का यूज आप डीसी जनरेटर की बात करें तो यहाँ पे एक रेक्टिफायर की तरह यूज होता है, जबकि यही अगर डीसी मोटर की बात करें तो ये एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया, डीसी जनरेटर पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो कन्वर्ट एसी टू डीसी। आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसके बारे में देखो और डिटेल दे दी गई है, अगर नहीं पता है तो ये आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो, डीसी जनरेटर में कॉम्यूटेटर का उपयोग क्या किया जाता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। और ये क्या होता है, कॉम्यूटेटर कॉपर एक कॉपर का कठोर मटेरियल का बना होता है। और इसमें क्या होता है, कॉम्यूटेटर के साथ में रिंग्स लगी होती हैं, स्लिप रिंग्स जिसको कहते हैं, स्लिप रिंग लगी होती हैं, आप पढ़े होंगे। ठीक है। तो डीसी जनरेटर में ये यांत्रिक दृष्टि कार्य यानी कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग पढ़े होंगे, हाउ द इंटरपोल फील्ड कॉइल्स ऑफ ए डीसी जनरेटर आर कनेक्टेड। तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल होते हैं, वो कैसे जुड़े होते हैं, कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, ये आपको बताना है।
आप लोग पढ़ चुके होंगे। इन पैरेलल विथ आर्मेचर वाइंडिंग, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में जुड़े होते हैं, या ऑप्शन है इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग, या आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में लगे होते हैं, या इन पैरेलल विद द फील्ड वाइंडिंग, या फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में होते हैं, इन सीरीज विद फील्ड वाइंडिंग, या फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में होते हैं। बताइए आंसर। आप लोग पहले कमेंट करिए क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो ये। ठीक है, तो इसके बाद चलो डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या होगा, आप जानते हो डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल होते हैं वो फील्ड कॉइल के आर्मेचर वाइंडिंग के साथ में कैसे जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में या सीरीज क्रम में लगे होते हैं। इसलिए इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर के समान करंट फ्लो होती है। आप जानते हो कि अगर सीरीज में करंट सेम होती है तो इंटरपोल जो लगे होते हैं वो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होते हैं। इसीलिए जो इंटरपोल वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसमें जो करंट फ्लो होती है वो भी सेम फ्लो होगी। इसके विपरीत दिशा, जबकि इसकी दिशा क्या होती है, विपरीत। अब देखो इंटरपोल होता क्या है, थोड़ा और देख लो। इंटरपोल हमने आपको बताया एक नैरो पोल्स होते हैं, छोटे पोल्स होते हैं। इंटरपोल की संख्या ध्रुव के बराबर होती है, यानी कि इंटरपोल जो होंगे वो पोल के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि पोल पे ही ये इंटरपोल हमारे लगाए जाते हैं। दो पोल के बीच में एक इंटरपोल लगाया जाता है, हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इस विधि से डीमैग्नेटाइजेशन या क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जो हमने पढ़ा है का प्रभाव को समाप्त किया जाता है। इसलिए इंटरपोल क्षेत्र में कम्यूटेशन में सुधार करता है और कम्यूटेटर की सतह पर स्पार्किंग कम हो जाती है। हमने आपको बताया था कि इसका काम इंटरपोल क्यों लगाते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन यानी कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, इसको विचुम्बकन कहते हैं, उसको कम करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो डीसी जनरेटर है वो किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या किरचॉफ लॉज, या लेंज लॉ, या एम्पियर्स लॉ। बताइए। आप जानते हो डीसी जनरेटर आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, आप जानते हो कोई भी कंडक्टर है, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके कंडक्टर के एंड पे ईएमएफ डेवलप हो जाता है। वही हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसके बारे में थोड़ा बता दिया गया है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। दूसरा, इसका उपयोग क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अनुसार जब धारा भाग चालक यानी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये हमने आपको बताया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द आउटर फ्रेम इन डीसी मशीन। इनमें से कौन सा हमारा डीसी मशीन का आउटर फ्रेम कहलाता है। तो आप पढ़े हो, योग पढ़े हो आप सब लोग। हमने बताया था कि जो मशीन होती है, मशीन का जो पूरा बाहर का भाग होता है वो हमारा योग कहलाता है। ठीक है, और योग एक तरीके से कवर होता है, मशीन का कवच जिसको कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना डीसी मशीन में योग का जो होता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। किसका बना होता है, कास्ट आयरन। जबकि डीसी मशीनों में योग को कास्ट स्टील का बनाया जाता है। छोटी डीसी मशीन होती है उनमें कास्ट आयरन का बनाया जाता है, जबकि बड़ी डीसी मशीन होती है उस पर किसका बनाया जाता है, कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील का बनाया जाता है। ये सारे पॉइंट याद रखना है यहाँ पे। आ रही समझ में सबको बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखिए यूपीपीसीएल में पूछा गया है कितनी बार, टीजी 2 में पूछा गया है, जेवीएनएल टेक्नीशियन टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, मटेरियल यूज्ड इन स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग में जो मटेरियल यूज किया जाता है वो किसका होता है, किस मटेरियल का बना होता है। ऑप्शन याद रखना, जो स्प्लिट रिंग बनी होती है वो कॉपर मटेरियल की बनी होती है।
ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको कम्यूटेटर भी कहते हैं। और स्प्लिट रिंग डीसी मशीन के का एक घूमने वाला पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट है यहाँ पे डीसी मशीन का। कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या आर्मेचर कॉइल की संख्या के बराबर होती है, जितनी कम्यूटेटर संख्या होगी उतनी ही आर्मेचर कॉइल की संख्या रखेंगे, ये याद रखना। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना। अभी हमने बताया कम्यूटेटर का काम क्या है, एसी को डीसी में या डीसी को एसी में, दो काम होता है जनरेटर के बेसिस पे या मोटर के हिसाब से देख सकते हैं। डीसी जनरेटर को के लिए कम्यूटेटर को यांत्रिक यानी कि डीसी को दृष्टकारी तथा डीसी मोटर के लिए मैकेनिकल इन्वर्टर का काम करता है। हमने बताया डीसी मोटर के लिए मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह काम करेगा, ठीक है, जिसको रोटेटिंग इन्वर्टर भी कहते हैं। जबकि आपका जो डीसी जनरेटर होता है वो रेक्टिफायर की तरह है, यानी कि दृष्टकारी लिखा है के लिए काम करता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पे, इसीलिए हमने थोड़ा डिटेल में भी आपको लिया है, जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो वो एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबको पता होगा, तो आपको ये बताना है कि कौन सी इलेक्ट्रिक मशीन होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, बताइए। आप सब जानते हो कि जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करती है, जबकि मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सीरीज फील्ड टर्न्स आर सो एडजस्टेड दैट फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द नो लोड टर्मिनल वोल्टेज जनरेटर इज नोन एज। देखिए इसमें ये कहा गया है कि अगर सीरीज की फील्ड टर्न को अगर हम इस तरीके से एडजस्ट करें कि फुल लोड का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो नो लोड वोल्टेज के बराबर हो जाता है, तो आपको ये बताना है कि इसमें इस जनरेटर को क्या कहते हैं, बताइए। ऑप्शन ये दिए गए हैं, अनकम्पाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंडेड जनरेटर, अंडर कंपाउंडेड जनरेटर, लेवल कंपाउंडेड जनरेटर, बताइए। देखिए सीरीज फील्ड टर्म को अगर हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं जो फुल लोड वोल्टेज है वो नो लोड वोल्टेज के बराबर अगर हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन डी ये होगा, लेवल कंपाउंड जनरेटर। अभी क्या होता है लेवल कंपाउंडेड, समझ लीजिए। देखिए जब वो लेवल कंपाउंड की बात करते हैं तो देखिए इसमें लिखा है सीरीज श्रृंखला क्षेत्र, यानी कि सीरीज क्षेत्र या सीरीज फील्ड वाइंडिंग के घुमावों को इस प्रकार समायोजित या एडजस्ट किया जाता है जो फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज है वो नो लोड टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाए। तो जनरेटर के को हम लेवल कंपाउंड जनरेटर के रूप में जाना जाता है, लेवल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं उस केस में। लेवल का मतलब बराबर, ठीक है, अगर ये वोल्टेज ज्यादा हो जा रहा है तो ओवर कंपाउंडेड हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा तो अंडर कंपाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों दिए गए हैं, देखो इसका आपको ये याद रखना है, ये करेक्टरिस्टिक, ये फुल लोड करंट की करेक्टरिस्टिक एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे टर्मिनल वोल्टेज की एक्सिस पे। अब ओवर कंपाउंडेड जनरेटर कब कहलाता है, याद रखना, यदि सीरीज क्षेत्र यानी कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है टर्न इस प्रकार हो कि रेटेड लोड वोल्टेज या नो लोड वोल्टेज से अधिक हो जाए, यानी कि जो रेटेड वोल्टेज है वो नो लोड वोल्टेज से अगर ज्यादा हो जाता है तो जनरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर कंपाउंडेड जनरेटर बोलते हैं, याद रखना ओवर कंपाउंडेड ये वाला जनरेटर, ठीक। अंडर कंपाउंडेड कब होगा, जब सीरीज के टर्न जो होते हैं वो रेटेड लोड वोल्टेज से नो लोड वोल्टेज से कम हो जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, अंडर कंपाउंडेड ये वाला, ठीक है। और फ्लैट क्या होता है, यहाँ पे नो लोड वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उस केस में ये तीन टाइप के सीरीज के टर्न के बेसिस पे तीन टाइप के जनरेटर और डिवाइड
डिसाइड किए जाते हैं या टाइप्स हो सकते हैं इसके, तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसमें लिखा है इन डीसी जनरेटर द करंट टू द एक्सटेंड सर्किट फ्रॉम द आर्मेचर कम्स आउट फ्रॉम, यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर के जो बाहरी सर्किट होता है उसमें विद्युत धारा या करंट जो होता है कैसे निकलती है, ठीक है। स्लिप रिंग से निकलती है, या कम्यूटेटर से निकलती है, या ब्रश कनेक्शन से निकलती है, या फील्ड वाइंडिंग से निकलती है, बता सकते हैं। तो आप जानते हो कि हमारे जो ब्रश होते हैं वो स्लिप रिंग के साथ लगे होते हैं, और कनेक्शन जो होता है ब्रश हमारे रोटेटिंग पार्ट से टच रहता है, जिससे कि जो करंट होती है वो कलेक्ट कर ली जाती है स्लिप रिंग और ब्रश के माध्यम से, यानी कि ब्रश पहले टच होता है। तो डीसी जनरेटर में बायस सर्किट में विद्युत धारा तो परिवर्तनीय से निकलती है, और दिक परिवर्तनिक से होते हुए धारा ब्रश से संयुक्त हुए भारी परिवर्तन यानी ब्रश से होकर के कलेक्ट की जाती है स्लिप रिंग के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रश कनेक्शन याद रखना। अगला देखिए क्वेश्चन, आप सब लोग पढ़े होंगे, वाई शुड द आर्मेचर बी प्री हीटेड बिफोर वार्निश, यानी कि वार्निश से पहले आर्मेचर को हम प्री हीटेड क्यों किया जाता है, क्यों किया जाना चाहिए। प्री हीटेड का मतलब पहले इसको गर्म कर लिया जाता है, थोड़ा सा हीट किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, वार्निंग इसको वार्निश की जाती है तो वार्निश से पहले तो क्यों किया जाता है, देखिए ऑप्शन सी होगा, टू रिमूव मॉइस्चर। तो उसमें मॉइस्चर वगैरह है उसको हटाने के लिए या नमी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर्मेचर को पहले प्री हीट किया जाता है। लिखा है नमी को निकालने के लिए वार्निश करने से पहले आर्मेचर को क्या करते हैं, प्री हीट यानी कि पूर्व तापित किया जाता है आर्मेचर। यदि अब क्या होगा अगर नहीं करेंगे, यदि नमी आर्मेचर बनी रहती है तो उस पर वार्निश लगा दिया जाता है, तो वार्निश के चिपकने का बाधा हो सकती है, यानी कि अगर आपने वार्निश लगा दिया बिना उसको ये प्रोसेस किए तो वार्निश क्या होती है, आसानी से चिपकेगी नहीं, और नमी क्या करेगी, उस इंसुलेशन को खराब कर देगी या गुणवत्ता को खत्म कर देगी। वार्निश एक ऐसा लेप है या लेमिनेशन है जो क्या करता है, मुख्य चालकों को विद्युत रूप से पृथक करता है, यानी कि आइसोलेट करता है, अलग रखता है उसको, जिससे लघु परिपथ को रोका जा सकता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट से हम रोक सकते हैं। वार्निश कुंडली को नमी और धूप और रासायनिक से बचाता है। तो वार्निश अगर है कुंडली में तो क्या होगा, पहले तो मॉइस्चर नहीं होगी, धूप नहीं लगेगी, रासायनिक केमिकल्स से भी बचाएगा, रिएक्शन से। तो ये सारी वार्निश हमारी आर्मेचर पे की जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, कितने आसान क्वेश्चन है, सब पढ़े हुए हैं आपके। ये वाला देखिए क्वेश्चन, लिखा है जनरेटर तथा उनकी चालों में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। इसमें आपको मैच करना है कि कौन सी, यानी कि स्मूथ पोल टाइप वेरी फास्ट स्पीड के होते हैं, ये कहा है। स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप लो एंड मीडियम स्पीड के होते हैं। सैलिएंट पोल टाइप लो एंड मीडियम स्पीड होती है। स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप वेरी फास्ट होता है। तो देखो जब हमने आपको पढ़ाया था कि साइलिएंट पोल या सिलेंड्रिकल पोल की मशीन होती है तो उसमें किसकी स्पीड ज़्यादा होती है, सिलेंड्रिकल की स्पीड ज़्यादा बताई थी, ठीक है, और साइलिएंट की स्पीड कम होती है, क्योंकि पोल के बेसिस पे हमने आपको डिसाइड किया था। तो यहाँ से आंसर करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, देखिए ऑप्शन बी क्या है, ये लिखा है, देखिए साइलिएंट पोल टाइप जो है वो किससे मैच करेगा, थर्ड से, थर्ड वाला कहाँ है ये, ठीक है, लो स्पीड मीडियम स्पीड के लिए होता है। जबकि फोर्थ वाला देखिए ये क्या है, सेकंड वाला साइलिएंट पोल, इससे इससे हो जाएगा, फोर्थ वाले से ये स्मूथ सिलेंड्रिकल, और थर्ड वाला क्या है, ये हो जाएगा, थर्ड वाला बेलनाकार एंड स्मूथ सिलेंड्रिकल के लिए हो जाएगा, ठीक है थर्ड। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब।
देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, इन डीसी जनरेटर मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड। तो डीसी जनरेटर में जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है वो आपको बताना है कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। ओनली बिटवीन वाइंडिंग एंड फ्रेम, ओनली बिटवीन द वाइंडिंग, वाइंडिंग के बीच में केवल, या बिटवीन द वाइंडिंग एंड फ्रेम एंड बिटवीन द वाइंडिंग, या थर्ड है ऑप्शन ओनली बिटवीन द फ्रेम एंड पावर सप्लाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि बिटवीन द वाइंडिंग एंड फ्रेम एंड बिटवीन द वाइंडिंग। तो बाइंडिंग और फ्रेम के बीच तथा बाइंडिंग के बीच में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, जिसको इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, बिटवीन बाइंडिंग और फ्रेम के बीच में तथा बाइंडिंग और बाइंडिंग के बीच का रेजिस्टेंस वो मेजर किया जाता है, ठीक है। आ रही समझ में बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये, अब ये आप खुद बताइए इसको, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर सोन है, किस टाइप का ये डीसी जनरेटर आपको दिख रहा है, डायग्राम आप देख सकते हो कौन सा टाइप का है डीसी जनरेटर। अब ये ओरिएंटल में है, इसको वर्टिकल में रख करके आप देखिए कौन सा लग रहा है। देखो इसमें दो वाइंडिंग दिख रही होंगी आपको, एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये है। तो जाहिर सी बात है कि कंपाउंड जनरेटर होगा। अब कंपाउंड जनरेटर होगा तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कंपाउंड में कौन सा होगा, डिफरेंशियली कंपाउंड होगा, लॉन्ग शंट होगा या शॉर्ट शंट होगा, बताइए। सब लोग पढ़ चुके हो ये चीज, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पे अब इस टाइप का जो क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, ये डिफरेंशियली लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर दिया गया, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का ये डायग्राम है। देखिए क्या है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का ये डायग्राम है। इस प्रकार डीसी जनरेटर है जो सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों का उपयोग करता है। जहाँ कंपाउंड होगा इसका मतलब क्या है, दोनों दो वाइंडिंग होगी, सीरीज भी होगी और उसमें फील्ड वाइंडिंग भी होगी। तो इसका उपयोग आर्क वेल्डिंग में, यहाँ पे याद रखना, जो लॉन्ग शंट जनरेटर होता है कंपाउंड जनरेटर, उसका काम होता है आर्क वेल्डिंग में प्रयोग करना, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, while varnishing the armature of machine, which parts should be carefully protected from the contact with the varnish। आपको ये बताना है कि किसी भी मशीन के आर्मेचर को अगर हम वार्निश करते हैं तो उस समय किस भाग को वार्निश के संपर्क में सावधानी पूर्वक बचाना चाहिए। देखिए, तो अभी आप पढ़ चुके हो, कॉम्यूटेटर बताया था वार्निश से पहले इसको प्री हीट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा ऑप्शन, कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना। तो किसी भी मशीन को जब हम वार्निश करते हैं तो उसमें वार्निश करते समय कॉम्यूटेटर पे बहुत खास ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ टाइप ऑफ डीसी जनरेटर जनरेट्स कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट। इसमें से कौन सा डीसी जनरेटर है जो कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को देता है या कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज जनरेट करता है। तो याद रखेंगे शंट वाउंड जनरेटर, कौन सा हो जाएगा, शंट वाउंड डीसी जनरेटर जो होता है वो कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। और इसमें और एक खासियत क्या होती है कि इसमें जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ड्रॉपिंग वोल्टेज टाइप की होती है। ड्रॉपिंग का मतलब होती है इस तरीके से, ड्रॉपिंग नेचर की होती है, ठीक है। और इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग अब केंद्रीय पंप यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में करते हैं, बैटरी में किया जाता है। बैटरी आवेशन का मतलब बैटरी चार्जिंग में करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज देता है इसलिए बैटरी चार्जिंग में करते हैं, ठीक है। विद्युत लेपन इलेक्ट्रोलाइटिंग में, तो ये सारे
पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। अब देखिए ये क्वेश्चन एक दिया गया है, आप देखो, इफ द जनरेटर हैज 48 आर्मेचर कंडक्टर, एक जनरेटर है जिसमें 48 जनरेटर में 48 आर्मेचर कंडक्टर एंड 4 पोल हैं। व्हाट इज द पोल पिच? पोल पिच की संख्या आपको बतानी है। पोल पिच, पोल पिच। तो देखो, जब कंडक्टर की संख्या दी जाती है उसको जेड बोलते हैं, पी दिया है तो यहाँ पे पोल पिच को हम पोल अंतराल हिंदी में बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद रखना। क्या फॉर्मूला है? चालकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ कंडक्टर संख्या अपॉन पोलों की संख्या। जितने कंडक्टर हैं उसको हम क्या करते हैं, पोल से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपकी क्या निकल के आ जाती है, पोल पिच निकल के आ जाती है। पोल पिच आपको हमने बताया था, ठीक है। दो कॉन्जुगेटेड पोल के बीच की दूरी को ही पोल पिच कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए आंसर। ये सब आपके क्वेश्चन पड़े हुए हैं, फिर भी नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं, एक बार रिवाइज करना होगा, इसीलिए हम आपको ये रिवाइज करा रहे हैं। तो चलिए ये वाला देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन, इफ आइडेंटिफाई द डीसी जनरेटर शोन इन फिगर, ये बताना है कि ये कौन सा जनरेटर है, किसका ये बना है डायग्राम, बताइए। शॉर्ट पैरेलल पाथ या लॉन्ग पैरेलल पाथ डिफरेंशियल, या शॉर्ट पैरेलल पाथ क्यूमुलेटिव, लॉन्ग पैरेलल पाथ क्यूमुलेटिव, कौन सा होगा आंसर? तो यहाँ पे याद रखना, लॉन्ग पाथ पैरेलल क्यूमुलेटिव होता है, ठीक है, दी गई आकृति में। अब देखा, इसका एप्लीकेशन भी दिया गया, कहाँ इसका यूज होता है, प्रकाश व्यवस्था यानी कि लाइटनिंग अरेंजमेंट में होता है, और बिजली आपूर्ति इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए करते हैं, भारी बिजली सेवाओं में आदि के लिए यानी कि हैवी इलेक्ट्रिक जो मशीनें होती हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। तो 20 क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। 20 क्वेश्चन डेली अगर पढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं अपना टेक्निकल जो है, जो अभी पढ़े हो उसको आप सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा आपका। तो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन ए डीसी जनरेटर डिपेंड ऑन द, आपको बताना है कि फैराडे लॉ के अनुसार मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस वोल्टेज डीसी मोटर में किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लिख लो इंड्यूस ईएमएफ का, ठीक है। आप जानते हो ई कैसे होता है, एन डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन नंबर बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है, इस पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ टर्न तो दिया नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो चलिए और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, बैटरी भी जाने वाली है। 20 क्वेश्चन करने हैं, तो ये वाला देखिए क्वेश्चन 19 नंबर का लिखा है, इफ द मशीन हैज एफिशिएंसी 80%, इट मींस, अगर मशीन की एफिशिएंसी 80% है तो इसका मतलब होता क्या है, ये देखना है। तो ऑप्शन सी होगा, मशीन इनपुट 20% खो देती है, यानी कि 80% है इसका मतलब 20% का लॉस हो गया उसमें। तो मशीन लॉसेस 20% ऑफ द इनपुट, इनपुट का 20% लॉस हो गया तो 80 बचा, ठीक है। यदि मशीन का दक्षता 80 है तो इसका मतलब है कि 80% इनपुट का लॉस हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई इज द फ्रेम ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और मशीन अर्थड। हम अगर इलेक्ट्रिकल मशीन का जो फ्रेम होता है उसको हम अर्थिंग कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, तो ये बताना है आपको। ये सारे ऑप्शन हैं, देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा, इसको पढ़ लेना, टू इंश्योर यूनिफॉर्म पोटेंशियल, यानी कि एक जैसा पोटेंशियल लगने के लिए, सेफ्टी अगेंस्ट अर्थ फॉल्ट, तो मेनली सेफ्टी के लिए करते हैं, ठीक है।
तो अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए ये रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन आज हो गए आपके। इसी तरीके से आपको अगली जो क्लास होगी उसमें भी 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अगर आप ये रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी टेक्निकल सब्जेक्ट कवर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।